दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री है और ये पीडीएफ मैंने कहीं से उठाया है, ठीक है। तो उसके लिए मत सोचिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, तैयार करने से मतलब है, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहा था कि मेरा 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए। मैं इसी तरह आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस अवस्था के लिए हम इस पीडीएफ को खोजेंगे नहीं, आप लोग को इसी तरह बस बता दे रहे हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल हो तथा उसके आकार या आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, वो ठोस अवस्था कहलाती है। जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, वो ठोस अवस्था कहलाता है। और उसका जो अणुओं के मध्य जो अणुओं के मध्य प्रबल बल जो बल है, वो प्रबल बल होना चाहिए, ठीक है। और चलिए सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सेकंड टॉपिक ये है हम लोगों का कि ठोस अवस्था के गुण क्या है। ठोस के गुण, इनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। फर्स्ट में देख लीजिए, पहले हम बोले हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। सेकंड में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आणविक आकर्षण बल होता है। और 3 नंबर में देखेंगे तो ठोस संपीड्य होते हैं। जो ठोस हैं वो संपीड्य होते हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा हम नीचे आके कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम आप लोगों को बता देने वाले हैं। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए। चलिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बताते हैं, पढ़ते हैं कि क्या आखिर में क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अनेक अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनके एक निश्चित ज्यामिति होती है एवं उनका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे देखिए, इसमें क्या क्या है, इसमें अवयवी कण जो है वो निश्चित क्रम में होने चाहिए। पहला, अवयवी कण निश्चित क्रम में होना चाहिए। और दूसरा, जो इसके निश्चित ज्यामिति होना चाहिए, इसकी क्या एक निश्चित ज्यामिति होनी चाहिए। और इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। तो इसमें हीरा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, NaCl, सोडियम सल्फेट, ये इतना चीज़ें ये मतलब हो जाएगा। तो आप लोग इसका उदाहरण भी याद कर लीजिएगा और साथ में नोट करते चलें तो बहुत ही सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अक्रिस्टलीय ठोस की तरफ चलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस भी जान लीजिए। वे ठोस जिनमें अनेक अवयव कण निश्चित क्रम में नहीं होते, उसमें होते हैं लेकिन इसमें जो है इसका क्रम जो होता है निश्चित क्रम नहीं होता है तथा इनके एक ज्यामिति अनिश्चित, इनका जो ज्यामिति है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है तथा इनका गलनांक और गलनांक के साथ क्वथनांक निश्चित नहीं होते। जैसे में कांच हो गया, कांच के साथ पॉलिस्टिक और रबड़ ETC। तो चलिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में देखिए यहाँ पे और अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए। तो क्रिस्टलीय ठोस में पहला, इनमें अवयव कण व्यवस्थित होते हैं और इसमें जो है अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा, इनका गलनांक स्पष्ट होता है और इनका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। 3 नंबर, इस तरह आप लोगों को एग्जाम में लिखने को आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर, यह विषम दैनिक होता है और यह समदैनिक होता है। और दैसिक है, दैनिक नहीं, दैसिक होते हैं और ये समदैसिक होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें पितलन वक्र असंतत होते हैं। पितलन वक्र क्या होते हैं, इसमें असंतत होते हैं और इसके पितलन वक्र संतत होते हैं। मतलब समझिए कि जो इसमें क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसमें क्या होते हैं, पितलन वक्र जो होते हैं वो असंतत होते हैं और इसमें पितलन वक्र असंतत नहीं होते हैं, मतलब संतत होते हैं। और इसमें क्या है, 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर। तो 5 नंबर में इसमें वास्तविक ठोस होते हैं या इसे वास्तविक ठोस माना जाता है और ये अति शीतित द्रव माना जाता है, ठीक है। ये वास्तव में क्या होता है, ये वास्तव में वास्तविक ठोस होता है और ये अतिशीत ठोस होता है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। नोट पॉइंट, संघटक कण, ठोस जिन कणों से बना होता है उसे संघटक कण कहते हैं, संघटक कण कहते हैं। किसे संगठन कण कहते हैं, तो ठोस जिन कणों से बना होता है, ठोस क्या होता है, जिन कणों से बना होता है उस कण को संघटक कण कहते हैं। अब बांधों के आकार पर ठोस का वर्गीकरण। बांधों के आकार पर देखिए, इसको कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर, आणविक ठोस। इसके संघटक कण अणु होते हैं। जो इनके संगठन कण होते हैं वो अणु होते हैं और इनमें मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। जैसे आयोडीन, ठोस, मीथेन, वर्फ, ETC, ये जो भी है ये क्या है, आणविक ठोस है। ये आणविक ठोस है। और आणविक ठोस के लक्षण चलिए देख लेते हैं। आणविक ठोस के लक्षण, आणविक ठोस के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आणविक ठोस के लक्षण, ये ठोस अणुओं के द्वारा बने होते हैं। ये ठोस क्या किस चीज़ से बने होते हैं, ये ठोस अणुओं के द्वारा बने होते हैं। ये ठोस किससे बने होते हैं, तो ये ठोस अणुओं के द्वारा बने होते हैं। और ये ठोस मुलायम होते हैं। ठोस का ऐसा होता है, मुलायम होता है। और ये निम्न वाष्पन ऊष्मा के कारण सामान्यतः वाष्पशील होते हैं। सामान्यतः वाष्पशील है। ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। चलिए अब आयनिक ठोस देख लेते हैं, इसका विपरीत। आयनिक ठोस, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके इकाई आयन और धनायन, देखिए धनात्मक व ऋण आयन दोनों होते हैं। मतलब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचना, ये बीच में छूट गया था, क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होते हैं, ठीक है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे में NaCl, CsCl, ZnCl2, ठीक है, ETC। तो ये आयनिक ठोस हो जाएंगे। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। उसमें देखा गया था कि आणविक ठोस जो होते हैं, ठीक है, वो उनके लक्षण देखा गया था, लेकिन इसमें अब आयनिक ठोसों के लक्षण देखा जाएगा। तो ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं, विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। और ये ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। कैसा होता है, कठोर व भंगुर होते हैं। ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण अवाष्पशील होते हैं। ये क्या, उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण क्या होते हैं,
अवाष्पशील होते हैं। और 4 नंबर, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि संयोजी ठोस किसे कहते हैं। संयोजी ठोस, तो इनमें संघटक कण परमाणु होते हैं। जो इसमें संगठन कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और जिनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बांध होता है, जिसके मध्य प्रबल और सहसंयोजी बांध होते हैं, उसे संयोजी ठोस कहते हैं। जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिका हुआ आदि। सहसंयोजी के लक्षण, सहसंयोजी के लक्षण। तो दोस्तों इसी तरह आप लोगों को एक बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और दोस्तों मेरे चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए। इसी तरह आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए इसका लक्षण देख लेते हैं। तो ये ठोस परमाणु द्वारा बने होते हैं, और इन ठोसों में अंत कण आबंध सहसंयोजी होता है, और ये अति कठोर व भंगुर होता है, और ये उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा के और विद्युत के दोनों के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का धातुयुक्त ठोस। वे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं, और धातुयुक्त ठोस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातुयुक्त ठोस। और जिनके संरचनात्मक इकाई धातु ठोस होते हैं उसे धातुयुक्त ठोस कहते हैं। जैसे कापर हुआ, रजत हुआ, निकिल हुआ, ईटीसी। धातुयुक्त ठोस के लक्षण देख लेते हैं। आप लोगों को इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो धातुयुक्त ठोसों के लक्षण क्या? धातुयुक्त ठोसों के लक्षण। धातुयुक्त ठोस, ये ठोस धातु परमाणु द्वारा बने होते हैं। ये ठोस किससे बने होते हैं? धातु परमाणु द्वारा, हाँ, परमाणु द्वारा बने होते हैं। और ये निम्न में से उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। निम्न में से उच्च गलनांक और क्वथनांक रखते हैं। और 3 नंबर, ये निम्न में से उच्च वाष्पन उष्मा रखते हैं। निम्न में से उच्च वाष्पन उष्मा रखते हैं। और 4 नंबर देख लेते हैं। तो ये उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। वो था तो क्या था? कुचालक, लेकिन ये क्या होता है? ये सुचालक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बिंदु जालक किसे कहते हैं? नहीं, जालक बिंदु, बिंदु जालक नहीं, जालक बिंदु किसे कहते हैं? तो जालक बिंदु क्रिस्टल के रचक अवयव, परमाणु, अणु, आयन और बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। मतलब ये जो बिंदु है वो जालक बिंदु कहलाते हैं। क्रिस्टल के रजक अवयव, परमाणु, अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं, और ये बिंदु जो हैं वो जालक बिंदु कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो चलिए क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या होता है जान लेते हैं। क्रिस्टल जालक बिंदु के त्रिविमीय अवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देते हैं, और बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई यह ज्यामिति त्रिविमीय जालक या क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अगर त्रिविमीय जालक भी पूछेगा तब भी इसी परिभाषा को लिखेंगे, और क्रिस्टलीय जालक पूछेगा तब भी इसी परिभाषा को लिखेंगे। चलिए अब त्रिविमीय जालक देख लेते हैं। त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल के एको की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलिए इसका लक्षण अब देख लेते हैं। इसका क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। थोड़ा पेज इधर से उधर हो जाए तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर है त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अर्थात जालक स्थान कहलाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु है, जो क्या है प्रत्येक बिंदु है, वो जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? जालक स्थान कहलाता है। ये आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होइए, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु रचक अवयव दर्शाता है। प्रत्येक क्या? जालक बिंदु। और 3 नंबर, जालक बिंदु संयुक्त रूप से जालक की ज्यामिति दर्शाता है। तो जो जालक है वो जालक की तो ज्यामिति दर्शाएगा। निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ते हैं तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति को ही तो दर्शाएगा। तो यही बात है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब यूनिट सेल किसे कहते हैं ये भी जान लें। तो यूनिट सेल इतना आप लोगों को इस पढ़ के समझा नहीं बताएगा भाई। तो मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और 1 के सब्सक्राइब जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए। और देखिए इसमें यूनिट सेल किसे कहते हैं? इकाई कोशिका। तो त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसका बारंबार क्या हो? पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो। सरलतम रूप जो है इसका किसका? त्रिविम जालक का जो सरलतम रूप है उससे बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, उसे यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये यूनिट सेल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन समन्वय संख्या किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। समन्वय संख्या, तो किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदु की संख्या। क्या कर रहा है? किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदु को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। किसके? किसी क्रिस्टल के, और क्या? किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदु, मतलब कि जो क्रिस्टल जालक है उसका जो जालक बिंदु है उसको घेरा हुआ कौन है? अन्य जालक बिंदु से क्या किया है? घेरा हुआ है। तो उस घेरे हुए बिंदु को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। या किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या उस समन्वय संख्या कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। तो चलिए ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं त्रिविमीय एकक सेल। त्रिविमीय जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदु का सूक्ष्मतम समूह त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। जो त्रिविमीय जालक है उस जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदु का सूक्ष्मतम समूह त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। अब त्रिविमीय एकक सेल के कितने प्रकार होते हैं ये भी देख लेते हैं, और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनते हैं, रोमेली करके भी क्वेश्चन बनते हैं आंकिक प्रश्न। तो जालक एकक सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एकक सेल, जो एकक सेल के केवल
कोने पर जालक बिंदु होने पर यह प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। मतलब कि जो एकक सेल के कोने पर जालक बिंदु होने पर प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। मतलब कि जो एकक सेल है उसके कोने पर जो जालक बिंदु होते हैं वह प्राथमिक सेल एकक सेल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण सरल एकक सेल। अब सरल घनीय एकक सेल, ठीक है। और दूसरा इसमें है केंद्रित एकक सेल। केंद्रित एकक सेल किसे कहते हैं? केंद्रित एकक सेल देख लेते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। पीछे भी वो जालक बिंदु पूछेगा कि क्या कहते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन उसमें भी पीछे जो पढ़ा है उसमें से भी पूछेगा। तो आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं वे एकक सेल जिनमें कोने के अतिरिक्त भी किसी अन्य स्थान पर जालक बिंदु पाए जाते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी प्राथमिक एकक सेल में, ये सेल है जो इस सेल पे बस केवल कोने पर क्या किया जाएगा, कोने पे यहाँ पे कोने पे जालक बिंदु पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोने के अतिरिक्त जो जालक बिंदु है कोने के अतिरिक्त कहाँ पाया जाएगा, किसी अन्य स्थान पर भी पाया जाएगा। और जब अन्य स्थान पर पाया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रित एकक सेल। केंद्रित एकक सेल, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और केंद्रित एकक सेल देख लीजिए, यहाँ पे कोने कोने ये है, कोने कोने, ठीक है, कोने कोने। लेकिन कोने कोने के साथ मतलब कहीं और भी वो पाया जाएगा केंद्रित एकक सेल में। और केंद्रित एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं आप देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। काय केंद्रित एकक सेल। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग का बहुत अच्छा खासा बनता है। यहाँ से ये टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, उससे नहीं मतलब है, हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करना है। तो आते हैं नीचे। काय केंद्रित एकक सेल। इस एकक सेल में कोने के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर पाया जाता है। मतलब कि जो कोना है एकक सेल में, जो काय केंद्रिका एकक सेल जो है, इसमें कोने के अतिरिक्त जो जालक बिंदु है एकक सेल के केंद्र पर भी क्या किया जाता है, एकक सेल के केंद्र पर भी पाया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? काय केंद्रीय एकक सेल। काय केंद्रीय एकक सेल, काय केंद्रीय एकक सेल। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये हम आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे है, 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 यहाँ पे। ये तो क्या है? ये इसका कोना है, लेकिन कोना के मध्य एक है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे काय केंद्रित एकक सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फलक केंद्रित एकक सेल किसे कहते हैं? फलक केंद्रित एकक सेल। फलक केंद्रित एकक सेल किसी एकक सेल के कोने के अतिरिक्त एक जालक बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी पाया जाता है। जो इसका जो ये सेल होता है ना, वो कोने के अतिरिक्त जो कोना है उसके अतिरिक्त चारों फलक पे भी पाया जाता है। और चारों फलक देखिए दिखा देते हैं। कोने पर क्या है? ये कोना है, यहाँ 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 यहाँ, ये सब तो कोना है। ठीक है, लेकिन फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 4 5 और एक नीचे है 6। ठीक है, 6 फ्लक्स है इसमें। फ्लक्स की संख्या कितनी है? 6 है। तो 4 इस तरह जालक बिंदु रहेंगे और इसमें फ्लक्स की भी संख्या को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो जब दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा, जालक बिंदु कोने की संख्या को और जालक बिंदु के फ्लक्स की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो फ्लक्स केंद्रित एकक सेल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अन्य केंद्रित एकक सेल। ठीक है, तो इस एकक सेल में कोनों के क्या कर रहा है? कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। किसी एकक सेल में कोने के एक जालक बिंदु और किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पहली बात कि इसका जो कोने की संख्या है, कोने की संख्या को और प्लस दो बिंदु यहाँ पे और यहाँ पे जो दो बिंदु दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो क्या है? फलक के विपरीत दो फलकों के केंद्र पर स्थित है। मतलब दो फल्स, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे और यहीं पे करेंगे। ठीक है, और इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए ठोस में संकुलन। ठोस के आकार में कमी होना ठोस में संकुलन कहलाता है। मतलब कि जो ठोस का आकार है उस आकार में क्या होना? कमी होना ठोस में संकुलन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है कि ठोस के क्रिस्टल में यह दो प्रकार का होता है। ठोसों के क्रिस्टल में यह कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक विमीय निविड़ संकुलन और दूसरा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन, जब एक ही तल पर ठोस के संघटक कण व्यवस्थित होते हैं तो इसे द्विनिबंधन संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक ही तल पर ठोस के संगठन कण व्यवस्थित होते हैं, एक तल पे अगर व्यवस्थित रहेंगे तो क्या होगा? निविड़ संकुलन कहते हैं, या निविड़ संकुलन होगा। ठीक है, विमीय संकुलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्गाकार में एक होता है, देखिए वर्गाकार निविड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने नीचे वाले गोले के सीधे में होता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे वाले गोले के सीधे होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये इस लाइन में देखिए, इस लाइन में देखिए और इस लाइन में देखिए, और इधर से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जब त्रिविमीय आकाश पर ठोस के संगठन, ये आकाश लिखा है यहाँ पे, आकाश नहीं आकार होगा। जब त्रिविमीय आकार पर ठोस के संघटक कण व्यवस्थित होते हैं तो इसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अतः त्रिविमीय संकुलन भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है पूरा दबा के, अभी तो ये शुरुआती है। चलिए वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो चलिए इस त्रिविमीय संकुलन में द्विविमीय वर्गाकार संकुलन गोले के ठोक ऊपर गोले हो जाते हैं, अर्थात इसका प्रत्येक तल अपने नीचे वाले तल के गोले के ऊपर गोला रखकर क्या करते हैं, बनाते हैं। और इस संकुलन को सरल घनीय जालक बनाना इस जालक का एकक सेल प्राथमिक घनीय एकक सेल कहलाता है। और इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, समन्वय संख्या 6 होती है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। और दोस्तों मेरा 1 के सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं, 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए, जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है अभी केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जल्दी मिलेगा, पढ़ के बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।